प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण में इस पाठ का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि वर्ण और वर्णमाला के बिना हमारा ज्ञान अधूरा रहता है। चलिए सीखते हैं कि वर्ण और वर्णमाला क्या है। पहले हम समझते हैं कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे सेब, हमने क्या कहा? सेब। क्या इस सेब के टुकड़े हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे सा प्लस ए प्लस बा प्लस आ बराबर सेब। अब देखते हैं, अब आगे सा ए बा आ। अब इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसका मतलब ये वर्ण है। अर्थात जिन ध्वनि चिन्हों के वर्ण किसी भाषा के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। हर भाषा में कुछ वर्णों का प्रयोग होता है। ऐसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं वर्णमाला। देखिए, ये है हिंदी वर्णमाला, छोटे आ से लेकर ज्ञा से ज्ञाने तक। ठीक है। अब इस वर्णमाला को हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। जैसे छोटे आ से औ से औरत तक हमारे स्वर हो जाते हैं, और का से लेकर ज्ञा तक हमारे व्यंजन। ठीक है। अंग और आहा स्वर के भेद नहीं होते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अर्थात किसी के योग से बनने वाले शब्द। कुछ वर्णमाला में संयुक्त शब्द भी होते हैं, जिनका प्रयोग हम आपको आगे बताते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर। स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 होते हैं। आइए जानते हैं स्वर और उनको क्या कहते हैं। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ, छोटा आ शब्द की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि स्वरों के बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा भी कहते हैं। छोटे आ से लेकर औ से औरत तक हमारे स्वर होते हैं। ये सभी ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता है, इसलिए ये सब स्वर हैं। इनमें आ, ई, उ और री मूल स्वर हैं। इनमें से री का हिंदी में बहुत कम प्रयोग हुआ है। केवल ऋतु, ऋण या ऋषि ऐसे कुछ शब्दों में इनका प्रयोग मिलता है। री और री के उच्चारण इतने मिलते जुलते हैं, आज इनको स्पष्ट रूप से भेद कर पाना कठिन है। यूँ भी कह सकते हैं कि री का मूल संस्कृत उच्चारण हम भूल चुके हैं, और आज उसकी जगह पर हम री का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, जिन ध्वनियों को बोलते समय हमारी सांस बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ है लघु। जिन स्वरों के उच्चारण में चुटकी बजाने जितना समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 हैं: आ, ई, उ, री। री मूल रूप से स्वर है। आजकल इसका उच्चारण री के रूप में हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे रू के रूप में बोला जा रहा है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर ये हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर,
जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इसके आगे इस टाइप का निशान बना दिया जाता है। प्लुत स्वर को बोलने के लिए हमें इसका चिन्ह लगाना पड़ता है। ये दीर्घ की आवाज़ करता है, जैसे ओम, या फिर हमें इसको ऐसे भी लिख जाते हैं। इस टाइप से भी अगर आपको मिलेगा तो ये भी प्लुत स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। इन दो शब्दों को हम प्लुत स्वर के अंदर देख पाते हैं। ओम, या बड़े स्वर बहुत तीव्रता से किसी को आवाज़ लगाने के लिए तब भी उसमें प्लुत स्वर का ही उच्चारण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है तिगुना समय ओम, हे राम आदि। याद रखिए इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे आ ई उ ए ओ औ। अब हम आ जाते हैं व्यंजन पर। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्रश्वास मुख के किसी अवयव से बाधित होती है उसे व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। देखिए व्यंजन अगर हम समझें तो व्यंजन एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। हमें व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर और व्यंजन यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हम कह सकते हैं स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। उनको प्रयोग करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, जैसे क प्लस आ बराबर का। यदि हम इसमें से इस स्वर को अलग कर देंगे तो हम हल का प्रयोग करते हैं, बराबर क, यानी कि स्वर निकलते ही इसका स्वरूप आधा हो गया। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना अपूर्ण है। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है लेकिन व्यंजन एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। अब हम जान लें हल। हल का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, जैसे क, ये हल है, इसका प्रयोग हम करते हैं स्वर को अलग करने के लिए। क खा, हल लगा दिया, इट मीन्स इसमें से स्वर निकल गया, माइनस आ बराबर ख। अपूर्ण ये स्वर रहित व्यंजन है, सहित नहीं है, सहित होता तो होता ख। समझ गए। अब हम हल चिन्ह को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। हल ये स्वर रहित होने का चिन्ह है। जहाँ कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो वहाँ हल का चिन्ह प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। स्वर युक्त व्यंजन और उनके वर्ग। वर्ग स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये एक चार्ट है जिसमें हमारे स्वर और उनके व्यंजन है। सबसे पहले हमारा वर्ग आता है क वर्ग, यानी कि का वर्ग में आने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, का, खा, गा, घा, डा। च वर्ग, अब चा वर्ग में आने वाले व्यंजन होते हैं चा, छा, जा, झा, अ। ट वर्ग ता, ठा, डा, ढा, न। ट वर्ग ता, ठा, दा, धा, न। अब प वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अब आ गए हमारे अंतःस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, शा, स, हा। संयुक्त व्यंजन शा, त्र, ज्ञा, री। स्पर्श व्यंजन तालिका के अंतर्गत बताए गए सभी वर्गों के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी स्थान विशेष का स्पर्श करती है। स्पर्श किए जाने वाले स्थान भेद के कारण ही स्पर्श व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। देखिए कैसे। वर्ग स्पर्श व्यंजन उच्चारण स्थान नाम, ये इसकी तालिका है। कवर का, खा, गा, घा, णा। कंठ कंठ है, यानी कि ये कंठ से बोले जाते हैं इसलिए इन्हें कंठे व्यंजन कहते हैं। चवर चा, छा, जा, झा, उआ। तालु तालव्य व्यंजन, यानी कि जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे तालु से लगती है, इसलिए ये हमारे तालव्य व्यंजन है। टवन टा, ठा, डा, ढा, णा, डा। मूर्धा मूर्धन्य व्यंजन। तवन ता, था, दा, धा, ना। दांत दंत है,
यानी कि दांत के द्वारा बोले जाते हैं। पवर, पा फा बा भा मा, ओष्ठ, ओष्ठ है व्यंजन। नासिक के व्यंजन, डा उणा णा नै में, इनका उच्चारण नासिक के नासिका से होता है, अतः इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि ये नाक के द्वारा भी बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा, ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स गर्म, शा, सा, सा, हा, इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। हमारी जीभ शा का उच्चारण करते हुए तालु और सा का उच्चारण करते समय दांतों की रगड़ से वस्त्र को छूती है। शा को मूर्धा कहा जाता है, किंतु इसका उच्चारण भी अब शा की भांति ही होता है। याद रखिए, डा और णा हिंदी वर्णमाला में अपना लिए गए व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे और इन्हें डा णा के उच्चारण में भेद किया जाता है। अणा णा का प्रयोग शब्द के पहले ना करके प्रायः बीच में या अंत में किया जाता है, जैसे बाण, बढ़िया, कड़ा, कड़ाही आदि। जय फा, जा और फा आगत वर्ण कहे जाते हैं। ज़ और फ का प्रयोग प्रायः उन शब्दों में होता है जो अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से आए हों। आ का उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि है। यह कॉलेज जैसे कुछ अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग होते हैं। श, त्र, ग और श्रा संयुक्त व्यंजन है। इन्हें यूँ समझा जा सकता है, का शा शा, ज उ ग, ते प्लस रे त्र, श प्लस रे श्रे। ज्ञा का उच्चारण हिंदी में ज्ञ होता है, जिसे ज्ञानी शब्द का उच्चारण ज्ञान किया गया है। अब हम आते हैं अयोगवाह शब्दों की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे आ से लेकर औ से और तक हमारे स्वर होते हैं और अंग और आहा हमारे अयोगवाह। तो अब हम उन्हीं अयोगवाह शब्दों के बारे में बात करेंगे। हिंदी में स्वरों और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। ये ध्वनियाँ हैं अनुस्वार और विसर्ग अह। ये दोनों ध्वनियाँ आ आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती। आ यदि स्वर के योग से बहन होने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जैसे दंत, प्रातः। ध्यान दीजिए, अनुस्वार के उच्चारण के लिए इससे पहले आ या अन्य कोई स्वर अवश्य चाहिए, वरना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। प्रातः में ह का उच्चारण करने के लिए भी इससे पूर्व आ आदि स्वर आवश्यक हैं। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कंठ, पंत, दंत आदि। अनुनासिक, जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये चंद बिंदु के रूप में भी लगाए जाते हैं, जैसे कांपना, हाँपना, भापना, भांति आदि। याद रखिए कि अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में बहुत से लोग भूल जाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतएव इनके उच्चारण में सावधानियां बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए हंस और हस दोनों को ही लीजिए। हंस में अनुस्वार लगता है और उच्चारण में, और इसका उच्चारण अनुनासिक वाले शब्द हस से एकदम भिन्न है। हंस एक पक्षी है, जबकि हस एक अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है हंसना। स्वरों की मात्राएं, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि व्यंजन के साथ स्वर न लगकर उनकी मात्राएं स्वर चिन्ह ही लगती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मात्राओं स्वरों का बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ स्वर के बिना लिखे जाने वाले शब्दों के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है।
वो हो जाता है कै खे गे, अर्थात वो उसमें से स्वर निकल जाता है और व्यंजन अधूरा हो जाता है। और मात्राएं हम सब जानते हैं, छोटी से लेकर हम सारी मात्राओं को हमें ज्ञान पूर्व में ही है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न स्वरों से स्थानों से होता है। बोलते समय हमारी जीभ मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्थान भेद से व्यंजन वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान कहे जा सकते हैं। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन पे। दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं। श, त्र, ग, श्री ऐसे संयुक्त व्यंजन हैं जिनका रूप मान्य हो चुका है। इन्हें वर्णमाला में भी स्थान प्राप्त है। देखिए, अन्य संयुक्त व्यंजन विभिन्न प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे हड्डियाँ, हड्डियाँ, विद्या, विद्या, उद्देश्य, उद्देश्य, विद्वान, विद्वान। ये दोनों ही मान्य है, यानी कि ये वर्तनी दोनों ही जिस भी रूप में आप लिखेंगे शुद्धि होती है, शुद्ध नहीं। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी व्यंजन ऊपर नीचे संयुक्त होते हैं तो उनके ऊपर स्वर रहित व्यंजन होता है और नीचे स्वर सहित, जैसे प्रकाश ना कि प्रकाश, विद्या ना कि विद्या। रा विशेष वर्ण। अब रा के बारे में हम कुछ जानते हैं। रा विभिन्न विभिन्न रूपों में हमारे सामने आता है और विभिन्न अपनी महत्ता को बताता है। रा विशेष वर्ण है। जब रा के बाद कोई स्वर वाला व्यंजन आता है तो र उस व्यंजन के ऊपर लगता है, जैसे करम यानी कि कर्म, खर्च यानी कि खर्च। रा से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके नीचे लगता है। इसके अनेक रूप बनते हैं। पाई वाले व्यंजनों के साथ रा पाई के नीचे त्रियक रेखा की तरह लगता है, जैसे इस प्रकार हम ग्राम आदि कह सकते हैं। गोलाई वाले व्यंजनों के साथ रा चोंच के रूप में लगता है, जैसे ड्रम और ट्राम आदि। सा के साथ रा का संयोग स्त्र होता है। इसे विद्यार्थी गलती से स्त्र मान लेते हैं, जैसे स्त्रोत ना कि स्रोत। द और है के संयुक्त व्यंजन भी विशिष्ट बनते हैं। इन दोनों के नीचे त्रियक रेखा है, अतः इससे बनने वाले संयुक्त व्यंजन भी विशेष है। दा के संयुक्त व्यंजन द्वार, विद्वान, विद्या। ह के संयुक्त व्यंजन हिरास, आहार, आहन, चिन्ह। रा और री की मात्रा में अंतर। दो शब्द देखिए, ग्रह और ग्रह। ग्रह में ग प्लस र है, ग्रह में ग प्लस री है, यानी कि री से ऋषि वाला। रा के साथ ऊ की मात्रा लगने पर रु बनता है और रा के साथ ऊ की मात्रा पर रू बनता है, जैसे रुपए और रूपा। किसी वर्ण में प्रत्युक्त एक एक वर्ण के क्रम को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हम विद्या शब्द ले लेते हैं, विद्या के हमें वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि वर्ण अलग अलग करने। व प्लस ई प्लस दा प्लस य प्लस आ बराबर विद्या। अब हम आते हैं अक्षर पर। यह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है, जिसका उच्चारण एक सांस में एक प्रयत्न में होता है। अक्षर के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं। नंबर एक अक्षर में एक स्वर आवश्यक होता है। नंबर 2, एक या अनेक अक्षरों के संयोग से जो सार्थक इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। एक अक्षर वाले शब्द हैं, जो, जी, आ, जा, ले, दे आदि। दो अक्षर वाले शब्द हैं काला, चना, पानी, आलू। तीन अक्षर वाले शब्द हैं बुलावा, बू प्लस ला प्लस बा। सफलता, सा प्लस फल प्लस ता, सफलता। अब पढ़ते हैं बलाघात। बलाघात किसी भी भाषा में उच्चारण की शोभा है। यह शब्द बल और आघात इन दो शब्दों से बना है। भाव अथवा विचार प्रकट करते समय किसी अक्षर गुच्छ पर बल या आघात देना बलाघात कहलाता है। इससे वक्ता के प्रयोजन में विशेषता आ जाती है। उदाहरण के लिए बलाघात के चमत्कार देखिए। मेरे भाई से यह काम बिगड़ गया। यदि इस वाक्य में मेरे शब्द पर बलाघात करते हुए बोला जाए तो अर्थ होगा वह काम मेरे भाई से बिगड़ा है।
किसी और के भाई से नहीं। मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया। यदि इस वाक्य में भाई पर बल देकर बोला जाए तो इसका अर्थ होगा यह काम मेरे भाई से बिगड़ा है, मेरे किसी अन्य संबंधी से नहीं। इन उदाहरणों से हमने समझा कि बलाघात क्या होता है, यानी किसी भी एक शब्द पर बल प्रदान करना। जैसे यहाँ पर पहले मेरे शब्द पर बल प्रदान किया गया और बाद में भाई शब्द पर बल प्रदान किया गया। अब हम समझेंगे वर्तनी। हर शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी में थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, अतः ठीक वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी को हम स्पेलिंग भी कह सकते हैं। देखने में आता है कि कुछ शब्द असावधानीवश अशुद्ध लिखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी असावधानीवश, यानी कि पहले जो मैंने शब्द बोला वो अशुद्ध था, अब जो शब्द मैंने बोला वो शुद्ध है। आपको सुनने में भी अटपटा लगा होगा, है ना। ऐसे कुछ शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। हम बोलते बोलते कभी कभी गलत शब्दों का उपयोग कर लेते हैं और जैसे हम तुरंत पहचान भी ले जाते हैं, कभी नहीं कभी। श्रीमती, आसान, गांठ, आँख, गूंगा, श्रृंगार, हिरण आदि। ये शुद्ध और अशुद्ध वर्तनियाँ थीं। अब आप जान गए होंगे। चलिए इस पार्ट में हमने पूरे पार्ट में क्या क्या सीखा उसका वर्णन अब हम संक्षिप्त रूप में कर देते हैं। सबसे पहले हमने सीखा वर्ण। छोटी से छोटी अटूट ध्वनि के चिन्हों को वर्ण कहते हैं। दूसरा हमने सीखा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर स्वर। देवनागरी लिपि में 11 स्वर हैं। इसमें 4 ह्रस्व और 7 दीर्घ हैं, अर्थात स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। हमने ये भी सीखा। व्यंजन। मूल व्यंजन 33 हैं। इनमें से 25 व्यंजन स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, उसे बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संयुक्त व्यंजन। श्रय, त्रय, ज्ञ, श्री संयुक्त व्यंजन हैं। आगत ध्वनियाँ अ, ज, फ विदेशी भाषा के प्रभाव से आई नई ध्वनियाँ हैं। मात्राएं। व्यंजन के साथ आने पर स्वर मात्राओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अयोगवाह, अंग, आ और आह ध्वनियाँ आदि स्वरों की सहायता से ही बोली जाती हैं। अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। शिरोरेखा पर मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु की जगह हम अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशिष्ट वर्ण रै सबसे विशेष वर्ण है, इसे लिखने के नियम विशिष्ट हैं। फिर हमने सीखा वर्ण विच्छेद। शब्द के एक एक स्वर और व्यंजन को अलग करके क्रम में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर हमने सीखी वर्तनी। शब्दों में आए वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। फिर हमने सीखा अक्षर। एक ही झटके या प्रति से बोले जाने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अंत में हमने सीखा बलाघात। किसी अक्षर या शब्द पर बल देना बलाघात कहलाता है। इससे अर्थ में अंतर आ जाता है। अब इन सभी बिंदुओं के माध्यम से आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे।